कल्पना करें कि एक परमाणु एक विशाल कक्षा के कमरे जितना बड़ा है। एक काफी बड़ा कमरा। हाँ, तो अगर परमाणु इतना बड़ा है तो उसका केंद्र यानी उसका जो नाभिक है वो उस पूरे कमरे में रखी हुई एक छोटी सी पिन की नोक के बराबर होगा। चलिए इसे खोलते हैं। बिल्कुल। एक विशाल कमरे की तुलना में एक पिन की नोक कुछ भी नहीं है, लेकिन भौतिक विज्ञान का सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि आकार में इतना सूक्ष्म होने के बावजूद उस पूरे परमाणु का 99.9% से भी अधिक द्रव्यमान उसी एक छोटी सी पिन की नोक में समाहित होता है। और ये बात केवल कोई कोरी कल्पना नहीं है, मतलब इसे बाकायदा प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया गया है। सही बात है। जब अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सोने की एक बहुत ही पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की थी तो उन्होंने देखा कि अधिकांश कण तो सीधे आर पार निकल गए, जिसका मतलब था कि परमाणु अंदर से बिल्कुल खाली है। एकदम सही। लेकिन कुछ अल्फा कण वापस उसी दिशा में लौट आए। अब ये तभी हो सकता है जब परमाणु के केंद्र में कोई अत्यंत सघन, भारी और धनावेशित हिस्सा मौजूद हो, मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड हो। हाँ, क्योंकि अल्फा कण भी धनावेशित होते हैं। बिल्कुल। और गणितीय विश्लेषण से ये साबित भी हुआ कि नाभिक की जो त्रिज्या है वो परमाणु की त्रिज्या से 10,000 गुना छोटी होती है। मतलब 10 की घात 4 गुना छोटी। हाँ, और अगर हम आयतन या वॉल्यूम के नजरिए से देखें तो ये पूरे परमाणु का केवल 10 की घात -12वां हिस्सा है। तो आज की ये पूरी चर्चा इसी सूक्ष्म लेकिन अत्यधिक भारी और ऊर्जा से भरे हुए केंद्र के रहस्यों को समझने पर ही केंद्रित है। ये सच में बहुत अद्भुत है। मतलब ये सोचना ही अपने आप में अजीब लगता है कि हमारे आसपास की हर चीज, यहाँ तक कि हमारा खुद का शरीर भी मूल रूप से खाली जगह से बना है। बिल्कुल। और सारा का सारा जो वजन है वो एक अत्यंत छोटे से बिंदु में केंद्रित है। लेकिन अगर हम इस बिंदु के अंदर यानी नाभिक के अंदर झांकें तो इसकी संरचना को समझना हमारा सबसे पहला कदम होना चाहिए। सही कहा। 1932 तक तो वैज्ञानिकों को यही लगता था कि परमाणु के अंदर केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, उस समय तक ये एक बहुत बड़ी पहेली थी, क्योंकि सिर्फ प्रोटॉन के द्रव्यमान से परमाणु के कुल द्रव्यमान को समझाया नहीं जा पा रहा था। मतलब वजन का हिसाब मिल नहीं रहा था। बिल्कुल नहीं मिल रहा था। कुछ तो ऐसा था जो नाभिक के अंदर मौजूद था, जिसका भारीपन तो था लेकिन उस पर कोई विद्युत आवेश या चार्ज नहीं था। फिर 1932 में जेम्स चैडविक ने एक बड़ा ही ऐतिहासिक प्रयोग किया। उन्होंने बेरिलियम जैसे हल्के तत्वों पर अल्फा कणों की बौछार की। हाँ। तो इस टकराव से कुछ अत्यंत भेदक विकिरण बाहर निकले। हाँ, और मुझे याद है कि शुरुआत में कई वैज्ञानिकों को लगा था कि शायद ये गामा किरणें या फोटॉन हो सकते हैं। हाँ, ऐसा लगा था। क्योंकि गामा किरणों पर भी कोई आवेश नहीं होता है और वे बहुत गहराई तक भेद सकती हैं। यहीं पे चैडविक ने ऊर्जा और संवेग संरक्षण के नियमों का इस्तेमाल किया, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी। अच्छा। उन्होंने देखा कि जब इन अज्ञात विकिरणों को पैराफिन मोम से गुजारा गया तो वे मोम के अंदर से भारी प्रोटॉनों को बाहर निकाल रहे थे। अरे वाह। अब भौतिकी का नियम कहता है कि द्रव्यमान रहित फोटॉन यानी गामा किरण एक भारी प्रोटॉन को इतनी तेज गति से बाहर निकाल ही नहीं सकता। हाँ, वो तो मुमकिन ही नहीं है। ये तभी संभव है जब टकराने वाले कण का अपना द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर हो। और बस यहीं से न्यूट्रॉन की खोज हुई, एक ऐसा कण जिस पर कोई आवेश नहीं है लेकिन उसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर है। इस खोज ने तो जैसे नाभिक की पूरी तस्वीर ही साफ कर दी। मतलब नाभिक के अंदर धनावेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन एक साथ रहते हैं। एकदम सही। और वैज्ञानिक भाषा में इन दोनों को एक संयुक्त नाम दिया गया है जिसे न्यूक्लियॉन कहते हैं। न्यूक्लियॉन। हाँ, जब भी हम न्यूक्लियॉन कहते हैं तो हमारा सीधा सा तात्पर्य नाभिक के भीतर रहने वाले कण से होता है, फिर चाहे वो प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो। समझ गई। अब एक और बात, इन सूक्ष्म कणों का द्रव्यमान मापने के लिए किलोग्राम जैसी इकाई बहुत बड़ी और अव्यवहारिक है। किलोग्राम तो बहुत बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। इसलिए एक विशेष इकाई बनाई गई जिसे परमाणु द्रव्यमान मात्रक या AMU कहते हैं। इसे बहुत ही सटीकता से कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका मान लगभग 1.66 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम होता है। यह इकाई तो आगे की पूरी चर्चा का आधार है, क्योंकि जब हम इन प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत करते हैं
तो बोर्ड परीक्षाओं के हिसाब से भी 3 बहुत ही महत्वपूर्ण कीवर्ड सामने आते हैं। हाँ बिल्कुल। समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक, आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स। इन्हें समझना बहुत ही आसान है। मान लीजिए किसी तत्व के परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या बिल्कुल समान है। यानी उनका परमाणु क्रमांक या Z समान है। हाँ, लेकिन उनके न्यूट्रॉनों की संख्या अलग-अलग है। इन्हें समस्थानिक कहा जाता है। अच्छा। चूंकि किसी भी तत्व के रासायनिक गुण उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं, इसलिए एक ही तत्व के सभी समस्थानिक रासायनिक रूप से बिल्कुल एक जैसा व्यवहार करते हैं। मतलब न्यूट्रॉन केवल उनके वजन को बदलते हैं, उनके स्वभाव को नहीं। बिल्कुल सटीक बात कही। और इसके विपरीत यदि कुल द्रव्यमान संख्या यानी A समान हो, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या अलग हो, तो वे समभारिक कहलाते हैं। समभारिक। और यदि केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो तो वे समन्यूट्रॉनिक होते हैं। एक मिनट, यहाँ एक बात थोड़ी समझ नहीं आ रही है। पूछिए। अगर एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन का वजन लगभग 1 AMU है और नाभिक इन्हीं से मिलकर बना है, तो किसी भी तत्व का कुल द्रव्यमान एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए ना? बिल्कुल। 35.5 लिखा होता है। आधा न्यूट्रॉन या आधा प्रोटॉन तो हो नहीं सकता। तो वैज्ञानिकों ने ये 35.5 कैसे तय कर दिया? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और इसका उत्तर समस्थानिकों की उपस्थिति और भारित औसत निकालने की प्रक्रिया में छिपा है। मतलब वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज। हाँ, इसे उसी क्लोरीन के उदाहरण से गहराई से समझते हैं। प्रकृति में क्लोरीन का हर परमाणु बिल्कुल एक जैसा नहीं होता। मुख्य रूप से ये 2 समस्थानिकों के रूप में पाया जाता है। अच्छा। एक वो जिसके नाभिक में 18 न्यूट्रॉन होते हैं, जिसका द्रव्यमान लगभग 35 U है। जी। और दूसरा वो जिसमें 20 न्यूट्रॉन होते हैं, जिसका द्रव्यमान लगभग 37 U है। यानी प्रकृति में दोनों तरह के क्लोरीन मौजूद हैं। बिल्कुल, लेकिन दोनों की मात्रा बराबर नहीं है। अगर हम प्रकृति से क्लोरीन का एक नमूना लें, तो उसमें लगभग 75.4% परमाणु हल्के वाले होंगे। मतलब 35 U वाले। हाँ, U वाले होंगे। ठीक है। अब अगर हमें क्लोरीन का एक मानक द्रव्यमान तय करना है, तो हम केवल एक को तो चुन नहीं सकते। हमें इनकी प्रकृति में पाई जाने वाली बहुलता के आधार पर इनका औसत निकालना होगा। तो इसी को भारित औसत कहते हैं। बिल्कुल। जब हम गणितीय रूप से 75.4 को 35 से गुणा करते हैं और 24.6 को 37 से गुणा करके दोनों को जोड़ते हैं और फिर 100 से भाग देते हैं, तो परिणाम ठीक 35.47 U आता है। अरे वाह। यही कारण है कि आवर्त सारणी में क्लोरीन का द्रव्यमान 35.5 के आसपास लिखा जाता है। ये कोई आधा कण नहीं है, बल्कि प्रकृति में मौजूद मिश्रण का गणितीय औसत है। यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि संरचना और द्रव्यमान को समझ लेने के बाद स्वाभाविक रूप से ये सवाल उठता है कि इतने सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर कितनी जगह घेरते हैं। और यहीं से नाभिक के आकार और घनत्व का वो चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है। बिल्कुल। नाभिक के आकार को समझने के लिए प्रयोगों ने एक बहुत ही स्पष्ट गणितीय संबंध दिया है। किसी भी नाभिक की त्रिज्या, जिसे हम R कहते हैं, उसमें मौजूद कुल न्यूट्रॉनों की संख्या A पर निर्भर करती है। अच्छा, इसका एक सूत्र भी है ना? हाँ, इसका सूत्र है R बराबर R0 गुणा A⁻1/3। यहाँ R0 एक नियतांक है जिसका मान 1.2 फेम्टोमीटर होता है। 1.2 गुणा 10⁻⁻15 मीटर। एकदम सही। इसे अगर सरल भाषा में समझें तो जैसे जैसे हम भारी तत्वों की ओर बढ़ते हैं, नाभिक में कणों की संख्या A बढ़ती है और उसी अनुपात में नाभिक का आकार भी बड़ा होता जाता है। ठीक कहा। लेकिन इस सूत्र का एक बहुत ही गहरा निष्कर्ष निकलता है। हम जानते हैं कि घनत्व निकालने का सूत्र होता है द्रव्यमान को आयतन से भाग देना। मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हाँ, और किसी गोले का आयतन उसकी त्रिज्या के घन यानी R³ के समानुपाती होता है। अब चूंकि त्रिज्या खुद A⁻1/3 के समानुपाती है, तो आयतन सीधे तौर पर द्रव्यमान संख्या A के समानुपाती हो जाएगा। अच्छा, यानी द्रव्यमान भी A के साथ बढ़ रहा है और आयतन भी A के साथ बढ़ रहा है। एकदम सही। और जब हम घनत्व निकालने के लिए द्रव्यमान को आयतन से भाग देते हैं, तो अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से A कट जाता है। अरे, ये तो गणित का बड़ा दिलचस्प पहलू है ना? इसका सीधा सा अर्थ ये है कि सभी नाभिकों का घनत्व लगभग स्थिर होता है, चाहे वह सबसे हल्का तत्व हो या सबसे भारी। मतलब डेंसिटी कांस्टेंट रहती है? बिल्कुल। इसका मतलब है कि नाभिक के अंदर के कण स्पंज की तरह दबते नहीं हैं, बल्कि वे कंचों की तरह एक के साथ एक ठोस रूप में पैक होते हैं। और ये घनत्व कोई सामान्य घनत्व नहीं है। इसका मान लगभग
2.3 गुणा 10 की घात 17 किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। ये आंकड़ा तो दिमाग घुमा देने वाला है। इस आंकड़े का अंदाजा लगाना हमारे रोजमर्रा के दिमाग के लिए बहुत मुश्किल है। सच में। मतलब जरा सोचने वाली बात है, पानी का घनत्व 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। अब इस 1000 की तुलना 10 की घात 17 से करें। ये पानी के घनत्व से 100 ट्रिलियन गुना अधिक है। अगर हम अपने घर में रखी एक छोटी सी चम्मच लें और उसे पूरी तरह से इस नाभिकीय पदार्थ से भर दें, तो उस एक चम्मच का वजन पृथ्वी पर मौजूद लाखों हाथियों या कई पहाड़ों के वजन के बराबर होगा। बिल्कुल सही एनालॉजी थी। और दिलचस्प बात यह है कि ब्रह्मांड में वास्तव में ऐसे स्थान मौजूद हैं जहां ऐसा घनत्व पाया जाता है। न्यूट्रॉन तारे? हाँ, जब एक बहुत विशाल तारा अपने जीवन के अंत में ईंधन खत्म होने पर गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ता है, तो उसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि वो परमाणुओं की खाली जगह को ही खत्म कर देता है। बाप रे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में मिलकर न्यूट्रॉन बन जाते हैं। इस प्रकार बनने वाले खगोलीय पिंड को न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। एक न्यूट्रॉन तारा और कुछ नहीं बल्कि अंतरिक्ष में मौजूद कुछ किलोमीटर चौड़ा एक अकल्पनीय रूप से विशाल नाभिक ही है। तो इन सब का क्या अर्थ है? हमने देखा कि नाभिक का घनत्व अकल्पनीय है, लेकिन जब हम इसके अंदर के द्रव्यमान और ऊर्जा की बात करते हैं तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का प्रसिद्ध सूत्र E = mc² पूरी तस्वीर को ही बदल कर रख देता है। यह सूत्र कहता है कि द्रव्यमान और ऊर्जा दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि ये एक दूसरे में बदल सकते हैं। ये भौतिकी का सबसे क्रांतिकारी विचार है। बिल्कुल। अगर 1 ग्राम पदार्थ भी पूरी तरह से ऊर्जा में बदल जाए तो इस E = mc² सूत्र के अनुसार प्रकाश की गति के वर्ग से गुणा होने पर 9 गुणा 10 की घात 13 जूल ऊर्जा पैदा होती है, जो कि बहुत विशाल ऊर्जा है। इतनी विशाल कि ये बड़े बड़े शहरों को कई दिनों तक रोशन कर सकती है। और इसी सिद्धांत से नाभिकीय भौतिकी का सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमयी कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, जिसे हम द्रव्यमान क्षति या मास डिफेक्ट कहते हैं। द्रव्यमान क्षति? यह द्रव्यमान क्षति आखिर क्या है? चलिए इसे ऑक्सीजन के एक बहुत ही सटीक उदाहरण से कदम दर कदम समझते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन के एक नाभिक में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। अगर हम 8 स्वतंत्र प्रोटॉनों और 8 स्वतंत्र न्यूट्रॉनों का अलग अलग द्रव्यमान लें और उन्हें गणितीय रूप से जोड़ें, तो कुल द्रव्यमान 16.12744 U आता है। ओके। लेकिन जब प्रयोगों द्वारा ऑक्सीजन के एक वास्तविक बंधे हुए नाभिक का कुल द्रव्यमान मापा गया, तो वो केवल 15.99053 U ही निकला। एक मिनट रुकिए, ये कैसे हो सकता है? दोनों तरफ कणों की संख्या बिल्कुल समान है। हाँ, मतलब अगर मैं 8 किलो सेब और 8 किलो संतरे एक थैले में डालूं, तो थैले का कुल वजन 16 किलो होना चाहिए। ये वजन कम कैसे हो गया? ये जो 0.13691 U द्रव्यमान है, ये आखिर गायब कहाँ हो गया? यही वो सवाल है जो पूरे ब्रह्मांड की स्थिरता का रहस्य है। वो द्रव्यमान कहीं गायब नहीं हुआ है। तो फिर? वो आइंस्टीन के सूत्र के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। इस ऊर्जा को बंधन ऊर्जा या बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। अच्छा। जरा विचार करने वाली बात है, प्रोटॉन धनावेशित होते हैं और एक दूसरे को अत्यंत शक्तिशाली विद्युत बल से दूर धकेलते हैं, रिपेल करते हैं। हाँ। इतने भयंकर प्रतिकर्षण के बावजूद उन्हें एक अत्यंत छोटे से नाभिक में एक साथ बांध कर रखने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली गोंद या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वही गायब हुआ द्रव्यमान इस बंधन ऊर्जा का निर्माण करता है। गणितीय रूप से जब 1 AMU द्रव्यमान गायब होता है तो वह 931.5 MeV ऊर्जा उत्पन्न करता है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बिल्कुल, यही ऊर्जा वो गोंद है जो पूरे नाभिक को बिखरने से रोकती है। ये वाकई हैरान करने वाला है कि द्रव्यमान खुद को ऊर्जा में बदलकर कणों को बांध रहा है ना? इस बंधन ऊर्जा को गहराई से समझने के लिए वैज्ञानिकों ने ग्राफ भी बनाया है, जिसे प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा वक्र कहते हैं। हाँ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कर्व। अगर हम इस ग्राफ को दिमाग में चित्रित करें तो हल्के तत्वों जैसे हाइड्रोजन से शुरू होकर ये वक्र तेजी से ऊपर उठता है। फिर द्रव्यमान संख्या 30 से लेकर 170 तक के तत्वों के लिए ये एक सपाट पठार जैसा बन जाता है। फ्लैट प्लेटो। बिल्कुल। इस पूरे सपाट क्षेत्र में प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा लगभग 8 MeV पर स्थिर रहती है और फिर 170 से आगे भारी तत्वों जैसे यूरेनियम की ओर ये वक्र धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है।
ये जो बीच का सपाट हिस्सा है, ये क्या दर्शाता है? ये सपाट हिस्सा संतृप्ति प्रभाव या सैचुरेशन इफेक्ट को दर्शाता है, अच्छा। जो हमें एक नए प्रकार के बल की प्रकृति के बारे में बताता है। इस बल को नाभिकीय बल या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये वो बल है जो प्रोटॉनों के बीच के विद्युतीय प्रतिकर्षण को हराकर उन्हें एक साथ रखता है। इस बल के 3 बहुत ही विशिष्ट लक्षण हैं जिन्हें समझना आवश्यक है। कौन कौन से? पहला, ये इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली बल है। दूसरा, ये बल लघु परासी या शॉर्ट रेंज है। इसका प्रभाव केवल कुछ फेम्टोमीटर की दूरी तक ही सीमित रहता है। अच्छा, इसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले वेल्क्रो की तरह सोच सकते हैं? वेल्क्रो? हाँ, वेल्क्रो के दोनों हिस्से एक दूसरे को तभी मजबूती से पकड़ते हैं जब वे सीधे एक दूसरे के भौतिक संपर्क में हों। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। अगर वेल्क्रो को थोड़ा भी दूर कर दिया जाए तो उनके बीच कोई चुंबकीय या गुरुत्वाकर्षण खिंचाव नहीं होता। नाभिकीय बल भी ठीक वेल्क्रो की तरह ही काम करता है। ये कणों को तभी जकड़ता है जब वे एक दूसरे के अत्यंत निकट हों। एकदम सही। इसी वजह से एक न्यूक्लियॉन केवल अपने बिल्कुल आसपास के पड़ोसी कणों से ही जुड़ पाता है, दूर बैठे कणों से नहीं। और शायद यही कारण है कि ग्राफ बीच में सपाट हो जाता है। बिल्कुल। और इस बल का तीसरा और सबसे विचित्र लक्षण ये है कि 0.8 फेम्टोमीटर से कम दूरी पर यह बल अचानक से भयंकर रूप से प्रतिकर्षी हो जाता है, कर एक बिंदु में बदल जाता या शायद एक ब्लैक होल बन जाता। यह प्रतिकर्षण ही नाभिक को एक स्थिर आकार देता है और इसी वजह से नाभिक का घनत्व हमेशा स्थिर रहता है। हाँ, तो इसी बंधन ऊर्जा वक्र में उन घटनाओं का रहस्य भी छिपा है जो दुनिया बदल सकती हैं, जैसे रेडियोएक्टिविता और नाभिकीय ऊर्जा। बिल्कुल। 1896 में हेनरी बेकरेल ने अनजाने में एक फोटोग्राफिक प्लेट और यूरेनियम के लवण को एक अंधेरी दराज में रख दिया था। बाद में उन्होंने देखा कि बिना किसी प्रकाश के ही प्लेट खराब हो गई थी। यूरेनियम से लगातार कुछ अदृश्य किरणें निकल रही थीं। ये रेडियो एक्टिविटी की बहुत बड़ी खोज थी। ग्राफ के दाहिने सिरे पर मौजूद भारी नाभिक, जिनकी द्रव्यमान संख्या 170 से अधिक है, वे अस्थिर होते हैं। अच्छा। उनके प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा कम होती है। वे एक तरह के तनाव में होते हैं। तो खुद को स्थिर करने के लिए वे अपने अंदर से अल्फा, बीटा और गामा क्षय के रूप में कण और ऊर्जा बाहर फेंकते हैं। यह तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हाँ, लेकिन जब मनुष्य ने इस ऊर्जा को नियंत्रित तरीके से निकालना सीख लिया तो हमारे सामने विखंडन और संलयन जैसी प्रक्रियाएं आईं। फिजन और फ्यूजन। हाँ, और इन दोनों प्रक्रियाओं का आधार भी वही बंधन ऊर्जा वक्र है। जब हम यूरेनियम 235 जैसे भारी और अस्थिर नाभिक पर न्यूट्रॉन की बौछार करते हैं तो वो टूटकर 2 हल्के और अधिक स्थिर नाभिकों में बंट जाता है। इसी को विखंडन कहते हैं। बिल्कुल। चूंकि टूटने के बाद बने नए नाभिक ग्राफ के बीच वाले अधिक स्थिर हिस्से में आते हैं, इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, लगभग 200 MeV प्रति विखंडन। हमारे परमाणु रिएक्टर इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। दूसरी ओर अगर हम ग्राफ के बिल्कुल बाएं सिरे पर जाएं तो वहां मौजूद बहुत हल्के नाभिक जैसे हाइड्रोजन भी आपस में जुड़कर एक भारी और अधिक स्थिर नाभिक बना सकते हैं, जैसे हीलियम। इसे संलयन कहते हैं। एकदम सही। और इस प्रक्रिया में विखंडन से भी कई अधिक ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन मुक्त होती है। विखंडन तो समझ आता है कि एक भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन मारा और वो टूट गया। हाँ। लेकिन संलयन के साथ एक बहुत बड़ी व्यावहारिक समस्या है। 2 हल्के कणों को जोड़ने के लिए 10⁹ केल्विन जैसे अति उच्च तापमान की आवश्यकता क्यों होती है? ये तापमान तो सूर्य के कोर के तापमान के बराबर है। इसका उत्तर कूलॉम्ब अवरोध में छुपा है। इसे ऐसे समझें जैसे कोई 2 बेहद शक्तिशाली चुंबकों के समान ध्रुवों को एक साथ चिपकाने की कोशिश कर रहा हो। मतलब नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल से? हाँ, संलयन के लिए 2 धनावेशित प्रोटॉनों को एक दूसरे के इतना करीब लाना होता है कि वेल्क्रो की तरह काम करने वाला नाभिकीय बल उन्हें पकड़ सके। लेकिन जैसे ही वे करीब आते हैं, उनका विद्युतीय प्रतिकर्षण बल उन्हें भयंकर शक्ति से दूर धकेलता है। तो फिर इस प्रतिकर्षण को तोड़ा कैसे जाए? इस दीवार को तोड़ने का एकमात्र तरीका यह है कि उन प्रोटॉनों को इतनी भयंकर गति से एक दूसरे की तरफ फेंका जाए कि वे प्रतिकर्षण को चीरते हुए आपस में टकरा जाएं। बाप रे! इस गति को प्राप्त करने के लिए अत्यंत उच्च ऊष्मीय गतिज ऊर्जा चाहिए, जो केवल 10⁹ केल्विन जैसे अकल्पनीय तापमान पर ही संभव है। ओहो! ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से यह स्थिति केवल तारों के गर्भ में होती है।
हमारे सूर्य के भीतर लगातार प्रोटॉन-प्रोटॉन चक्र चल रहा है, जहां भयंकर तापमान और दबाव के कारण 4 हाइड्रोजन के नाभिक एक दूसरे से जुड़कर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। और इस प्रक्रिया में 26.7 MeV ऊर्जा उत्पन्न होती है। बिल्कुल, यही वो ब्रह्मांडीय भट्टी है जो पिछले कई अरब वर्षों से हमारे सौर मंडल को जीवन दे रही है। हाँ, लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार जो मन में आता है, वो तारों के भविष्य को लेकर है। सूर्य के कोर में मौजूद हाइड्रोजन हमेशा के लिए तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य के पास अगले 5 अरब वर्षों तक के लिए पर्याप्त हाइड्रोजन ईंधन है। लेकिन जब वो सारा हाइड्रोजन जलकर हीलियम में बदल जाएगा, तब क्या होगा? संलयन रुक जाएगा, बाहर की तरफ लगने वाला ऊर्जा का दबाव कम हो जाएगा और सूर्य अपने ही भारी गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने लगेगा। और ये सिकुड़न कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। जैसे ही कोर सिकुड़ेगा, उसका तापमान और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, लगभग 10⁸ केल्विन तक। अच्छा। इस भयंकर तापमान पर वो हीलियम खुद एक ईंधन बन जाएगी और जलकर कार्बन में बदलने लगेगी। इस अवस्था में सूर्य की बाहरी परतें अंतरिक्ष में फैलने लगेंगी और वो एक लाल दानव या रेड जायंट का रूप ले लेगा। और ये हमें भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान के उस चरम बिंदु पर लाकर खड़ा कर देता है, जहां ये सोचने वाली बात है कि इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम भाग्य क्या है। क्या तारों के भीतर संलयन की ये प्रक्रिया, जहां हल्के तत्व मिलकर भारी तत्व जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन बनाते हैं, हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी? या फिर जब ये प्रक्रिया उस बंधन ऊर्जा वक्र के सबसे ऊपरी शिखर पर पहुंच जाएगी, जहां लोहा मौजूद है? लोहे का नाभिक प्रकृति में सबसे अधिक स्थायी होता है। बिल्कुल। तो जब तारों के कोर में संलयन होते होते लोहे का निर्माण हो जाएगा, तो क्या होगा? ये बहुत ही गहरा सवाल है। लोहे से आगे संलयन करने पर ऊर्जा मुक्त नहीं होती, बल्कि ऊर्जा अवशोषित होने लगती है। तो क्या उस शिखर पर पहुंचकर वो विशाल ब्रह्मांडीय भट्टी हमेशा के लिए अपना ईंधन खो देगी और ठंडी पड़ जाएगी? या ब्रह्मांड ने उन सबसे भारी तत्वों के निर्माण के लिए कोई और ही हिंसक रास्ता चुना है? ये बंधन ऊर्जा का ग्राफ सिर्फ एक रेखा नहीं है, ये तो पूरे ब्रह्मांड के जन्म, जीवन और मृत्यु की जन्म कुंडली है।